आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है इट इज़ 37, तो 37 की स्ट्रेंथ के साथ चलें डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। यस सर। यस सर। क्या नाम है टॉपिक का? हौसला। हौसला आपके पास। अच्छा, आप में से हौसला अक्सर स्टूडेंट्स ने अपनी मैट्रिक के अंदर 10th क्लास के अंदर इसका जिक्र सुना भी हुआ है और आप लोग इसकी इक्वेशन से फेमिलियर भी हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है और वो ट्रिक इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन करें कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इट कुड बी एनी कंडक्टर, ये आपके पास मेटल भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बेटा मैं इसको अटैच कर देता हूँ किसी बैटरी के साथ, ये मैंने साथ बैटरी अटैच कर दी है इसके, दिस इज बैटरी इज पॉजिटिव, दिस इज बैटरी इज नेगेटिव। तो हमें पता है कि सर्किट कंप्लीट है और आपके पास यहाँ पे अगर रूटीन के अंदर सर्किट कंप्लीट है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V, और इसकी वजह से हमारे पास जो सर्किट में करंट है वो हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग I। ये डायग्राम जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये आप लोगों को नजर आ रही है? यस। गुड। ओहम्स लॉ बेटा आपको ये कहता है, एंड इट्स कॉमन सेंस, ओहम्स लॉ बेटा आपको ये कहता है कि आपके पास किसी भी सर्किट में अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे सोर्स का, अगर आप सोर्स का वोल्टेज बढ़ाएंगे यानी बेसिकली आप पावर इंक्रीज कर रहे हैं सोर्स की, यानी वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास जो सर्किट में करंट है वो भी बढ़ेगा। आप किसी भी जगह पे अगर 5 वोल्ट यूज करते हैं और आगे बल्ब लगाया हुआ है आपने, आप उसको 10 वोल्ट पे ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। यानी सर्किट के अंदर बेसिकली आपके पास वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। तो इसको हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रिक है बेटा उस ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि जी आपके पास करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। इस डेफिनेशन के अंदर ट्रिक ये है कि आपके पास ये जो कंडक्टर है, जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से फिल कर रहा हूँ अपने डायग्राम के अंदर, इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। यानी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे करंट कम हो जाएगा। शर्त क्या रखी है इसमें? शर्त ये रखी है बेटा कि आपके पास जो कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। और फिजिकल स्टेट में जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो आता है वो आपके पास है टेम्परेचर। यानी आपने सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, आपका कंडक्टर गर्म नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि जी आपके पास V इज इक्वल्स टू IR। ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे आप में से कौन बताएगा जी R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वेरी गुड। और रेजिस्टेंस होती क्या है? अगर आपको ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो ये नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को आपने जरा गौर से अंडरस्टैंड करना है। इस डेफिनेशन में लिखा है इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन। अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हुए डेफिनेशन में भी रेजिस्टेंस का लफ्ज यूज करते हैं। आप एक चीज को डिफाइन करते हुए उसकी डेफिनेशन में उसी को एज अ टर्म यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखना इट इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपने ये लिखना है इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अपोजिशन कहाँ से आती है, अब ये रुकावट कहाँ से आती है? आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये रुकावट कहाँ से आती है? इसके लिए क्लास में दिया गया जो लेक्चर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था वो अगर किसी के जहन में है तो उसको जहन में रखते हुए
कोशिश करें एक्सप्लेन करने की कि रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, रेजिस्टेंस आती कहाँ से, चार्जेस को रुकावट कहाँ दरपेश होती है। अगर सर्किट का ऑर्डर चेंज करेंगे तब होगी। बेटा आपका ये कंडक्टर जो है ये किस चीज से मिलके बना हुआ है, एटम से। अब जाहिर बात है जब Yes. चार्जेस इसमें से फ्लो करेंगे तो एटम्स उसके रास्ते में आएंगे। जब एटम्स उनके रास्ते में आएंगे तो बेसिकली वो एटम्स से टकरा के रुकावट महसूस करेंगे। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, आपके पास जो एटम्स की वाइब्रेशन है, जो कंडक्टर के एटम्स की वाइब्रेशन है, बेसिकली वो आपके पास ओरिजिन है, वो आपके पास बुनियाद है रेजिस्टेंस की। साथ ही इससे नीचे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड किस पे करती है। तो ये 3 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस Yes, sir. हो रहे हैं आपको। इन तीनों को बेटा आपने एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना, यानी अक्सर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर आपके पास है नेचर ऑफ कंडक्टर। अब ये भी आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कॉपर यूज कर रहे हैं, गोल्ड यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं। मटेरियल चेंज होगा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज बेटा यहाँ लिखी है डिमेंशन ऑफ कंडक्टर। अच्छा, डिमेंशन के सिलसिले में आपने ये बात याद रखनी है कि डिमेंशन से मुराद हम मोस्टली यहाँ पे इसका एरिया और इसकी लेंथ लेंगे। यानी आपके पास कोई स्ट्रिप है, कोई कॉपर का पीस है, आप उसका एरिया कम ज़्यादा करें तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अगर आप उसकी लेंथ कम ज़्यादा करें तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ये तीसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट में अभी ऊपर हम देख के आए हैं कि आपकी फिजिकल स्टेट कंडक्टर की चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी आपके पास अगर ऊपर वाली दोनों आप चेंज नहीं भी कर रहे, फिजिकल स्टेट से मुराद क्या है जी, फिजिकल स्टेट से मुराद टेम्परेचर हो सकता है, फिजिकल स्टेट से मुराद आपके पास उसके अंदर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास मोर देन 95% हमारे पास फिजिकल स्टेट में जो चेंज आती है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आती है। यानी आपके पास कंडक्टर गर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली इसका यूनिट है, आप में से रेजिस्टेंस का यूनिट मुझे कौन बताएगा? ओहम। ओहम होता है आपके पास, वेरी गुड। तो ओहम आपके पास इसका यूनिट है। अब मुझे बेटा इस इक्वेशन को देखते हुए, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से अगर आप R को देखें तो R बेटा आपके पास बनेगा V ओवर I। इसको देखते हुए आप 1 ओहम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, यानी कोई रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम हम कैसे कह सकते हैं, हम क्या करें और क्या मिले तो हम कहें कि आपके पास रेजिस्टेंस उसकी 1 ओहम है। जब 1 सेकंड में 1 एम्पेयर चार्ज मतलब हो ना अप्लाई हो तब ओहम। ये तो ईमान आपने मुझे बता दी है 1 एम्पेयर की डेफिनेशन, मैं पूछ रहा हूँ 1 ओहम रेजिस्टेंस की, उसकी डेफिनेशन इस फार्मूले से ही निकालेंगे आप बेटा। आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर हमें 1 चाहिए, मैं चले कलर चेंज कर देता हूँ आपको ज़रा इजी हो जाएगा। अगर मुझे 1 चाहिए रेजिस्टेंस, तो राइट साइड पे जो आपके पास रेशियो है ये भी 1 आनी चाहिए। ये 1 तब आएगी अगर आपके पास ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 हो। तो 1 वोल्ट अगर आप किसी रेजिस्टर पे अप्लाई करें और उसके नतीजे में उसके अंदर करंट कितना आ जाए, 1 एम्पेयर। अगर आप 1 वोल्ट अप्लाई करें और करंट कितना आ जाए आपके पास, 1 एम्पेयर, तो हम कहेंगे कि वो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं जो आपने सर्किट में लगाई हुई है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, वो आपके पास 1 ओहम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चंद एक चीज़ें बेसिकली हम लोगों ने रिलेट करनी है। मैं एनिमेशंस की तरफ जा रहा हूँ, कुछ सिमुलेशंस की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है, मैं यहाँ पे इक्वेशन देख के बताता हूँ। आप मुझे सोच के बताएं, अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहे तो रेजिस्टेंस और करंट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन होगा?
अगर V आपका कांस्टेंट रहे तो बेटा करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा? यानी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी उतना ही रहेगा। देखें, थोड़ा सोच के जवाब दें। करंट आपके पास चार्जेस का फ्लो है, अगर आप रुकावट बढ़ाएंगे तो फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो ये बात जाएगी। आपने याद रखनी है कि करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ना आपके पास एक बेसिकली आप देख सकते हैं, मैंने एक एनिमेशन यहाँ पे सिमुलेशन में ऑन कर रहा हूँ। ये सिमुलेशन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है? जब अभी आपको नजर आएगी, ऊपर इक्वेशन यस लिखी सर। हुई है, आ रही है। अच्छा, आप जरा सोच के जवाब देना है, अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज ना करूं, वोल्टेज बढ़ाऊं तो करंट को क्या फर्क पड़ेगा? सर एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल ये है बेटा कि अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है आपस में? अभी ओहम्स लॉ की डेफिनेशन में क्या पढ़ के आए हैं? सर डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ अब यहाँ पे जाएगा। बेसिकली हम परफॉर्म करके देखते हैं। आप देखेंगे बेटा, मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा और आपके पास यहाँ स्क्रीन पे जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा। इस टाइम वोल्टेज लिखा हुआ है 4.4 वोल्ट, ठीक है, और करंट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 27.5 मिली एम्पेयर। ले मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ रही रेजिस्टेंस आप अगर चेंज ना करें, अगर आप रेजिस्टेंस चेंज ना करें और देखें वोल्टेज में कम कर रहा हूँ तो वो जो एरोज आपके पास करंट को शो कर रहे हैं रेड कलर के, वो भी छोटे होते जा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यस। तो आपके पास जो है करंट बढ़ रहा है। तो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन पूरी होती है कि फिजिकल स्टेट आपके पास सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब वोल्टेज बढ़ाएं करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करें करंट कम होता है। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है सोच के बेटा, अब मैं वोल्टेज को चेंज नहीं करूंगा, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए जरा वोल्टेज को पहले बढ़ा लेते हैं। अब मैं चेंज नहीं करूंगा इसको। आप बताएं, अब मैं रेजिस्टेंस को अगर चेंज करूं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी हमने पढ़ा है करंट और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है। सर बढ़ कांस्टेंट जाएगा। रहेगी। रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इनवर्स रिलेशन है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कम होगा सर। कम होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। यस और अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है? ज्यादा। बढ़ रहा है। ज्यादा। ज्यादा हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है? यस सर। यस। गुड। तो ओहम्स लॉ अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो आपको समझ आया? यस सर। यस। इसी तरह के एक और एनिमेशन है। इस एनिमेशन में ना उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास पानी है। अब आप देख सकते हैं कि अगर पानी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस को, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे आपके पास चार्जेस क्या होने चाहिए? फ्लो क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। ये देखें जी, आपके पास मैंने इसको इंक्रीज किया है और फ्लो कम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो फ्लो क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया फ्लो आपके पास, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी है, फ्लो कम हो गया, ये रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात? ज्यादा। यस सर। यस सर। ठीक है
ये बेटा सारी डिस्कशन हम लोगों ने की है ओम्स लॉ के हवाले से, ठीक है। अब इसकी चंद एक बातें आपने याद रखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इमेजिन करें मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसके ये एटम्स ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास चार्जेस आ रहे हैं। अब जब चार्ज अंदर आएगा, मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो आके पहले इससे टकराएगा, फिर हो सकता है इससे टकराए, फिर इससे टकराए, इससे टकराए और फिर इधर चला जाए, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था। अच्छा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब वो टकराएगा तो क्या वो अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ पोर्शन आगे ट्रांसफर नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, जब वो अपने ट्रांसफर करेगा तो क्या आपके पास जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी? होगी। होगी। तो बेटा आपके पास जो एटम्स की एनर्जी इंक्रीज होती है ना, वो हमें कैसे फील होगी? यानी कंडक्टर के एटम्स की अगर एनर्जी इंक्रीज हो तो हमें कैसे पता चलेगा? गर्म होगा। एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई है। कंट्राडिक्शन ये थी कि जी आपने फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर को सेम रखना है, लेकिन आपने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट प्रोड्यूस हुआ, चार्जेस मूव कर रहे हैं और चार्जेस मूव करते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास दुनिया में 100% कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जब आप उसमें से करंट पास करें उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। ये पॉइंट आपको समझ आया? यस सर। यस सर। यानी बेटा दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिस पर आप वोल्टेज अप्लाई करें, उसमें करंट, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, चार्जेस की स्पीड बढ़ रही है, चार्जेस एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं और इवेंचुअली आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास दुनिया में एक्चुअली कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो 100% ओम्स लॉ को ओबे करे। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। गुड गुड। अब मैं डिस्कशन को कंक्लूड करने लगा हूँ। हमारे पास बेटा दो तरह के मटेरियल्स होते हैं डेफिनेशन में। वो मटेरियल्स जो स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमिक मटेरियल्स, और जो ओबे नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओमिक मटेरियल्स की बात करें तो उनका ग्राफ अगर आप देखें, अब ये ग्राफ बना हुआ वोल्टेज और करंट के अंदर, तो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। जब दो क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं तो उनका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये जो ग्राफ आपके पास है वोल्टेज और करंट का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका शो करता है कि ये ग्राफ ओमिक मटेरियल का है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं 100% ओमिक मटेरियल दुनिया में नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें दूसरे ग्राफ के ऊपर, तो इस ग्राफ के अंदर आपको दरमियान में एक कर्व नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रही है। आ रही है नजर? यस। गुड। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ आपके पास है जो कि 100% स्ट्रेट लाइन को नहीं ओबे कर रहा, यानी यहाँ तक जीरो से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, उससे आगे स्ट्रेट लाइन जो है वो डॉटेड थी, लेकिन वो ग्राफ आपका कर्व बन गया। तो ये बेटा ग्राफ आपके पास होता है नॉन ओमिक मटेरियल का। और ये ग्राफ स्पेशली आपके पास जो बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके पास बल्ब का, यानी जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, स्पेशली उसका ग्राफ बना हुआ है कि आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है, एक लिमिट तक आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, और उसके बाद जो आपके पास है फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेटल जो आपके पास होती है 100%, उसको आप कहते हैं कि जी वो ओमिक है या नहीं है। द कॉपर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ओमिक है या नहीं है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है वो ओमिक है या नहीं है? ओहमिक है। मैंने भी उससे पहले एक बात की थी
100% ओहमिक कोई नहीं है। तो उसमें ना कोई भी मेटल का अगर आप जिक्र करेंगे ना तो उसमें बेटा एक शर्त रखेंगे आप कि वो एक लिमिट तक ओहमिक है, उसके बाद ओहमिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी ग्राफ को देखें तो ये 0 से लेके इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहेंगे जी कि वोल्टेज की यहाँ तक जो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू आपके पास जो है ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ ओहमिक है। ओहमिक है, लेकिन उसके बाद ये नॉन ओहमिक है। तो जनरली हम मेटल्स को ओहमिक कह देते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि मेटल्स आपके पास जो है वो 100% ओहमिक नहीं होते। नहीं होते। गुड। इसी तरह मैं यहाँ पे टॉपिक खत्म करता हूँ। आपके पास बुक में एक नीचे ग्राफ बना हुआ है ये वाला। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों है, इसकी शेप ऐसी क्यों है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, वो चैप्टर 17 में आएगा। लेकिन इसमें जो चीज आपने याद रखनी है, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? कर्व है। कर्व है। ये आपके पास कर्व है। तो जो भी चीज स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगी, चाहे वो ग्राफ आपका नीचे की तरफ कर्व हो चाहे ऊपर की तरफ कर्व हो, वो नॉन ओहमिक है। तो ये ग्राफ बेसिकली आपको ये शो कर रहा है कि ये भी आपके पास नॉन ओहमिक है। नॉन तो ये ओहम्स लॉ आपके पास है, इसको आपने कंप्लीट डिस्कस कर लेना, देख लेना। अभी मैं आप लोगों का वेट करूंगा, आपकी मैं अटेंडेंस लेने लगाऊं, और इसको आप एक दफ़ा बुक से अच्छी तरीके से रीड कर लें। कोई पॉइंट कोई बात अगर आपने पूछनी है तो मैं बैठा आपका वेट कर रहा हूँ।